गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेमेस्टर 2 का कोर 3 से है और जो टॉपिक का नाम है वो अधिकार और कर्तव्य। तो आज हम अधिकार के विषय में आपको उसके आवश्यक लक्षण और उसकी परिभाषा बताएंगे। कर्तव्य और उसकी आखिरी चीज़ें बाकी के क्लासेस में बताऊंगी। तो अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं में से है, जिनके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। प्रस्तुत अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा प्रत्येक मानव के द्वारा अत्यधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं और लास्की के शब्दों में भी कहा जा सकता है कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के अनुसार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि अधिकार का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई है, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप में प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है और राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। तो प्रमुख विद्वानों द्वारा अधिकार के निम्नलिखित शब्दों में परिभाषाएं भी दी गई है। जैसे लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में समानता कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। और बास्के के अनुसार अधिकार वह मांग है जिससे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिक के उच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो। तो अधिकार के आवश्यक लक्ष्य क्या क्या होते हैं, लक्षण? तो लास्की, वाइल्स और श्रीनिवास शास्त्री ने अधिकार का जो परिभाषा दी है उन परिभाषाओं और अधिकार की सामान्य धारणाओं के आधार के निम्नलिखित आवश्यक लक्षण कहे जा सकते हैं। जैसे सामाजिक स्वरूप। तो अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपयोग करता है वह उसके अधिकार ना होकर प्राकृतिक शक्ति है। अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता और सुविधा का नाम है और इस स्वतंत्रता एवं सुविधा की आवश्यकता तथा उपयोग समाज में भी संभव है। इसके अतिरिक्त राज्य के द्वारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसकी सिद्धि समाज में ही संभव है। दूसरा है कल्याणकारी स्वभाव। अधिकार का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के प्रदान किए जाते हैं और जो व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक या सहायक है। तीसरा है राज्य का संरक्षण। अधिकार का एक आवश्यक लक्षण ये भी है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य के संरक्षण के लिए किया जाता है। चौथा है लोक हित में प्रयोग। व्यक्तियों के अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और समूह समाज के संपूर्ण हित के प्रदान किए जाते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अधिकारों का प्रयोग जिस प्रकार किया जाए कि व्यक्तित्व का स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो। सार्वभौमिकता या सर्वव्यापक अधिकार एक अन्य अधिकार है जिसका सम्मान सभी व्यक्तियों का समान रूप से प्रदान किया जाता है और इस संबंध में जाति, लिंग, धर्म, वर्ण के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो अधिकार है वो इन चारों अवस्थाओं के अलावा एक और अवस्था है, वो है लोक हित में प्रयोग। व्यक्तियों के अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के समूह हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए
और व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो। यदि कोई व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार से प्रयोग करता है तो वो अन्य व्यक्तियों या संपूर्ण समाज के हित साधन में बाधा पहुंचाता है, तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो अधिकार के उपयुक्त लक्षणों के आधार पर सामान्य शब्दों में अधिकार को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उत्तम विकास हेतु आवश्यक व सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिसे समाज स्वीकार करता है और राज लागू करने की व्यवस्था करता है। So right, liberty and equality are the interrelated theme, and preservation of the enjoyment of the certain rights make up the case of liberty, possession and the enjoyment of such rights by all without any distinction on some artificial ground makes up the case of equality. To talk about the liberty means to talk about the right. To talk about the liberty for all the means of the talk of equality. It means that the three concepts, right, equality and liberty, exist together. Moreover, a discussion of the three must be made in a particular order. If the liberty involves right, then must be discussed first. So in order to live, a man must have some right. In order to develop his personality to the best possible extent, he must have some particular right. If the state is the first condition of the civilized life, the civil life requires a set of special rights that a man must have. We may differ between the government in the content of their respective merits and demerits, taking into account of the right of the people. So, in a simple and natural way, right is a claim of an individual recognized by the community and the state. First, it is a claim of the individual. However, not every claim can be a right. It is required that a claim should be like a disinterested desire or something which is capable of universal application. The guiding factor is that what an individual will should be the common interest. That is, in asserting a claim, one should feel like rendering a public service. So T.H. Green Barker says that the will that issues in a form of a claim to something not only will the good of itself, it will be the goodness of itself in the relations to the other. So it is also required that the claim of individual must be receive social recognition, and since an individual claim is backed by the disinterested desire, it receives social recognition. The right may be, there are different theories of the right also. From time to time, various explanations regarding the theories and origin of the right have been given that have led to the emergence. That is, the theory of the natural right is whole, the right being rationally deducible from man, nature have their universal application irrespective of the difference of the place, time and environment. The nature is the author of the certain rights that have a universal, rational, inner and immutable character. The doctrine of the natural right becomes so popular that in early phase of the modern age that it saw its incorporation into the important declaration as those of the American independence 1776 and the French Revolution of 1789. The Declaration of the Human Rights adopted by the General Assembly of the United Nations in 1948 invokes the spirit of the theory when it says all the human beings are born free and equal in dignity and right. So there are implications of the natural rights, and there is an historical affirmation that man pre-exists society. There is a moral and metaphysics assumptions that man is a creature who possesses certain rights by the virtue of the general nature and
plan of the universe. In order that this right may be presumed or form a society. Right can then not be checked by the society but brought by the man into society. The purpose of the society is to secure man's right. It is not to do so. The individual has right to rebel. The man has no right to rebel even if he does not, because society is after all formed to secure his right as a whole, and even if the particular occasion it appear to violate of this, it does not order that it may be better secure the right of most of the members even if it does not secure the right of the particular member. So we have seen that how the right is very important in the life of a person to develop his personality. In a state, the individual can develop his personality only if he will get the right. The person who born in a society, he gets the rights from his birth only, and the state also provide right to develop their personality. So we have seen what is right and what are the different characteristics of the right.